नमस्कार। दिवाली बीत चुकी है, दिवाली की लंबी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। छुट्टियों के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया चल रहा है फाइनेंस की दुनिया में। शुरू करते हैं खबरों का आज का सिलसिला। सबसे पहली खबर यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों के लिए है। जिस तरह मोबाइल फोन की जीवन के लिए एक जरूरी हिस्सा बनने की बात अब सब लोग स्वीकार कर चुके हैं, उसी तरह पेमेंट के लिए यूपीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसे में यूपीआई सर्विस अगर बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो आपको इस समस्या का सामना करना होगा। एचडीएफसी बैंक की यूपीआई सर्विस 2 दिन के लिए बंद रहेगी। एचडीएफसी बैंक ने अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस के अस्थायी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। जरूरी सिस्टम मेंटेनेंस के कारण बैंक की यूपीआई सर्विस बंद रहेगी। एचडीएफसी बैंक की यूपीआई सर्विस 5 नवंबर को रात 12 बजे से सुबह 2 बजे तक और 23 नवंबर को रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेगी। इस दौरान एचडीएफसी बैंक के करंट, सेविंग अकाउंट और रुपे क्रेडिट कार्ड से जुड़े फाइनेंशियल और गैर फाइनेंशियल यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में खपत घटने, ऊंची उत्पादन लागत और खाद्य महंगाई की वजह से सितंबर तिमाही में एफएमसीजी कंपनियों के मार्जिन में गिरावट आई है। एफएमसीजी कंपनियों के इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जैसे पाम ऑयल, काफ़ी और कोको के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं। इसलिए अब कुछ एफएमसीजी कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने का भी संकेत दे दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, मैरिको, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने शहरी खपत में कमी पर चिंता जताई है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार एफएमसीजी सेक्टर की कुल बिक्री में शहरी खपत की हिस्सेदारी 65 से 68% है। कंपनियों का कहना है कि ये एक अल्पकालिक झटका है और कंपनियां विवेकपूर्ण मूल्य वृद्धि और लागत को स्थिर करके मार्जिन को ठीक करने का प्रयास करने में जुटी हुई। सकारात्मक आर्थिक कारणों और सुरक्षित निवेश की मांग के चलते संवतः 2081 में सोना 15 से 18% तक का रिटर्न दे सकता है। दिवाली के दिन शुरू हुआ संवत 2081 हिंदू कैलेंडर में एक नए वित्त वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। सोने और चांदी का प्रदर्शन पिछले संवत 2080 में मजबूत रहा है, इसलिए संवत 2081 के लिए धारणा सकारात्मक बनी हुई है। सोने ने संवत 2080 में निफ्टी सहित कई परिसंपत्ति वर्गों से बेहतर परफॉर्म किया है। केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीद और वैश्विक ब्याज दर नीतियों में बदलाव से सोने की कीमतों को समर्थन मिल रहा है। भू राजनीतिक जोखिमों और भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं के बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीदारी बढ़ाई है, जिसके चलते पिछले साल इसकी कीमतों में 44% तक की वृद्धि हुई। दूसरी ओर चांदी में संवत 2080 के दौरान जोरदार उछाल आया और इसकी कीमत करीब 40% तक बढ़ गई है। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी साल 2025 में बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। मुकेश अंबानी ने अपने टेलीकॉम बिजनेस जियो को शेयर बाजार में लिस्ट कराने के लिए 2025 का टारगेट फिक्स किया है। एनालिस्ट ने रिलायंस जियो का वैल्यूएशन $100 अरब से ज्यादा आंका है। मुकेश अंबानी ने 2019 में रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का अगले 5 साल के अंदर आईपीओ लाने की घोषणा की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि रिलायंस जियो का आईपीओ 2025 में आ सकता है, क्योंकि 48 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ ये देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई है और इसका बिजनेस और रेवेन्यू भी और ला सकता है और ये स्टेबल रहने की भी संभावना है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि 2025 में आने वाला रिलायंस जियो का आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, जो हुंडई को भी पीछे छोड़ देगा। ऑफिस में काम करने वाले लोगों की नियुक्ति में अक्टूबर में सालाना आधार पर 10% की वृद्धि दर्ज की गई। तेल एंड गैस, फार्मा, एफएमसीजी और आईटी जैसे क्षेत्र में नियुक्तियों में बढ़ोतरी इसकी मुख्य वजह रही। भारत में व्हाइट कॉलर हायरिंग के लिए नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स अक्टूबर 2023 के 2484 अंक से 10% बढ़कर पिछले महीने 2733 अंक तक पहुंच गया। तेल एंड गैस क्षेत्र में नियुक्तियों में 18% की, फार्मा और बायोमेट्रिक में 12% की, एफएमसीजी में 8% और आईटी क्षेत्र में 6% की वृद्धि देखने को मिली। नौकरी जॉब स्पीक एक मंथली इंडेक्स है जो भारतीय नौकरी बाजार की स्थिति और भर्ती गतिविधियों को दर्शाता है। राज्यों की बात करें तो दक्षिणी राज्यों में सबसे ज्यादा भर्तियां की गई हैं। तमिलनाडु 24% की वार्षिक वृद्धि के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। इसके बाद 16% के साथ तेलंगाना, 12% के साथ कर्नाटका, 9% के साथ आंध्र प्रदेश और 7% के साथ केरल का स्थान रहा।
तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने एक बार फिर कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला 1 महीने आगे खिसका दिया है। ये दूसरी बार है जब ओपेक प्लस ने इस फैसले को आगे खिसकाया है। पहले योजना थी कि कच्चे तेल के उत्पादन को दिसंबर से बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब जनवरी से इसे बढ़ाया जाएगा और ये फैसला वैश्विक स्तर पर इकोनॉमिक आउटलुक में अनिश्चितता के चलते, कीमतों में उतार चढ़ाव के चलते लिया गया है। पिछले 4 महीने में ब्रेंट फ्यूचर्स के दाम 17% तक गिर चुके हैं। इसका भाव $73 प्रति बैरल के करीब आ गया है। ये भाव इतना कम है कि सऊदी अरब और ओपेक प्लस के अन्य देशों के सरकारी खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। विदेशी निवेशकों की निकासी के कारण घरेलू शेयर बाजार 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी अनिश्चितता और चीन में वृद्धि तेज करने के लिए नए प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद ने भारतीय बाजारों में बिकवाली बढ़ाने का काम किया है। बीएसई सेंसेक्स 942 अंक गिरकर 78,782 अंक पर बंद हुआ, जो 6 अगस्त के बाद सबसे निचला स्तर है। कारोबार के दौरान एक समय 1,491 अंक गिरकर 78,232 अंक पर आ गया था। अंतिम कारोबारी घंटे में निचले स्तर पर खरीदारी आने से इस गिरावट को थोड़ी सी लगाम मिली। एनएसई निफ्टी भी 309 अंक गिरकर 23,995 अंक पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने भी बाजार की धारणा को कमजोर करने का काम किया। देश की प्रमुख सीमेंट कंपनियों के मार्जिन में सितंबर तिमाही में गिरावट आई है। इसकी मुख्य वजह कम कीमत होना है, जिससे सीमेंट कंपनियों का राजस्व घटा है। देश की 3 प्रमुख सीमेंट कंपनियां अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और डालमिया भारत को छोड़कर अन्य कंपनियों के मुनाफे और राजस्व में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में गिरावट आई है। उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट की स्थिति और मजबूत हुई है। सीमेंट उद्योग को मानसून के लंबे समय तक रहने, बाढ़ और सरकारी मांग में धीमी वृद्धि जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिससे कुल मिलाकर मांग कमजोर हुई है। जून 2024 में अखिल भारतीय स्तर पर सीमेंट की औसत कीमत लगभग 348 रुपए प्रति 50 किलोग्राम थी। सितंबर में यह सालाना आधार पर 11% घटकर 330 रुपए प्रति बैग रह गई। कार कंपनी मारुति सुजुकी नवंबर में शादियों के बल पर अपनी वृद्धि की रफ्तार को कायम रखने की उम्मीद कर रही है। कंपनी ने पिछले महीने 2,02,402 वाहनों की बिक्री की, जो किसी भी साल में अक्टूबर में बिक्री का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। इसकी वजह मजबूत त्योहारी मांग रही। इससे पहले अक्टूबर 2020 में कंपनी ने 1,91,476 वाहन बेचे थे। देश भर में नवंबर में कई लाख शादियां होने वाली है, इसलिए कंपनी को पूरी उम्मीद है कि इससे उसकी खुदरा बिक्री और बढ़ेगी। अब आईपीओ बाजार में नए खिलाड़ी आने वाले हैं। 6 नवंबर को स्विगी के आईपीओ के बाद नीवा बूपा 2,200 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आएगी। कंपनी ने इसके लिए मूल्यधारा 70 से 74 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का आईपीओ 7 नवंबर को खुलेगा और 11 नवंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 6 नवंबर को बोली लगा पाएंगे। आईपीओ में 800 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रमोटर्स 1,400 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश लेकर आएंगे। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एक्समे सोलर 2,900 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 275 से 289 रुपए प्रति शेयर का मूल्यधारा तय किया है। कंपनी का आईपीओ 6 नवंबर को खुलेगा और ये 8 नवंबर को बंद होगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए अब मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ।